नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष में अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। सवाल यही है, इस समय का सबसे ज्वलंत और सबसे प्रासंगिक सवाल, नए कानून से सिस्टम ठीक होगा क्या? और पेपर लीक का जो सिलसिला है वो रुकेगा क्या? इस सब की आड़ में बहुत सारी और चीजें हो रही हैं। यह मुख्य मुद्दा है, लेकिन समानांतर रूप से पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या क्या ऐसा हो रहा है जो आपको जानना चाहिए, जिससे कम से कम राजनीति का रुख इस समय क्या है देश का वो स्पष्ट होगा। और साथ ही इस बात का जवाब भी मिलेगा कि यह नया कानून क्या आखिरकार इस यक्ष प्रश्न का कि यह कैसे रुकेगा पेपर लीक का सिलसिला, क्या इसका जवाब देता है। आइए पहले ये खबर देखिए, उसके बाद मेहमानों के पास ले चलूंगा जिनके पर्सपेक्टिव आपको बताएंगे कि असल में ये कोशिश सार्थक होने वाली है कि नहीं। लेकिन पहले देखिए पेपर लीक बिल पर संसद में क्या हो रहा है। संग्राम चल रहा है संसद में, विपक्ष का सरकार पर हमला। गौरव गोगोई ने बोला, सरकार बताए पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्यों लड़कियों पर अत्याचार किए गए। अखिलेश बोले, प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचाया गया है। ये प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचाया गया है, क्यों कहा गया? महत्वपूर्ण यह भी है कि पैलेट गन से लेकर महिलाओं को उस दौरान उनके ऊपर जब बल प्रयोग किया गया तो वहां पुरुष पुलिसकर्मी क्यों थे, और कई उनमें से कईयों के ऊपर जो आरोप हैं वो उसको लेकर भी कांग्रेस हमलावर है सरकार के ऊपर। संसद में इसकी गूंज सुनाई दी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा है। असलियत, और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए? किसने वो आदेश दिया? जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो वो नेता हैं जो यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र देते हैं विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और इसीलिए परीक्षा में चर्चा कर कर उन्होंने अपने व्यक्तिगत समय का निवेश करा है इस देश के युवाओं में। उन्होंने तो ये सुनिश्चित करा है कि हमारे देश का बच्चा एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए। पिछले 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार के अथक प्रयासों से रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। अभी तक जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनको स्क्रीन पर लाइए ताकि मैं देख सकूं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका परिचय अपने दर्शकों से करा सकूं। यहां आपको रोहन गुप्ता दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ सुनील साजन जी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात कहने के लिए। और इसके अतिरिक्त हमारे साथ शिक्षाविद भी जुड़ रहे हैं, रणबीर सिंह जी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं CBSE के, और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इससे पहले कि संसद राजनीति इसका रुख करूं, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि क्या सख्त कानून इसका कारगर इलाज है, रणबीर सिंह जी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि यही समझा गया था उन अपराधों के सिलसिले में भी कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध रुकेंगे। निर्भया के बाद ये जो फीलिंग आई थी कि अगर सख्त कानून होगा तो अपराधी कांपेंगे ऐसा करने के पहले, लेकिन फिर ये रिव्यू के तौर पर समाज ने देखा कि वो बहुत कारगर अंकुश साबित हो गया हो, ऐसा भी नहीं। जी मेरा मत है कि जो सरकारी व्यवस्था में जो भी लोग जो भी सिस्टम में काम करते हैं, हाँ, जब उनकी लापरवाही होती है और जब वो लोग ठीक से काम नहीं कर पाते और काम करना नहीं चाहते, अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं करना जानते और ना करना चाहते हैं, तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। इसके लिए जहां तक कानून अगर सख्त है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी
प्रॉपरली होना चाहिए। अब देखिए एनटीए है, और एनटीए से पहले सीबीएसई का भी बवाल आया, एनटीए के बहुत सारे पेपर्स लीक हो गए, परंतु मैं मानता हूं कि पेपर लीक होने के लिए सिस्टम की जड़ों तक अगर हम देखेंगे तो ये सबसे बड़ा जो एक शिक्षा का माफियाकरण जो हुआ है, इसकी ये वजह, और सरकार अपने स्टेप्स ले रही है। कानून कठोर होना चाहिए, और कानून इस तरह का कठोर होना चाहिए कि जो पता लगे मैसेज जाए, परंतु कानून जब लचीला होगा तो मैसेज नहीं जाएगा, आदमी छूट जाता है, अपराधी छूट जाता है। और ये तो बच्चों के साथ इतना बड़ा, लाखों बच्चों के साथ, करोड़ों बच्चों के साथ खिलवाड़ है, तो इसमें तो छूट होनी ही नहीं चाहिए। तो दूसरा एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये बात सही है कि ताला अगर मजबूत होगा, ताला बड़ा होगा, मजबूत होगा, चेस्ट अगर मजबूत होगी तो चोरी की संभावनाएं कम हो जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है कि इनमें कन्विक्शन रेट अगर अभी आप देखें, कानून कोई भी रहा हो, लेकिन एजेंसीज जो जांच करती हैं, जिनका काम ये है कि वो अदालतों के पास ले जाएं लोगों को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, और उस केस को अदालत में सब्सटेंशिएट कर सकें सबूतों के साथ और उनको सजा दिलवा सकें। वो सजा क्या होगी, उसकी मिकदार क्या होगी, वो बात अलग है, क्वांटम क्या होगा बात अलग है, लेकिन पहले ये तो हो कि कन्विक्शन हो। इन मामलों में कन्विक्शन रेट देखते हुए क्या आपको लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट और दूसरे कड़ा कानून ये इफेक्टिव हो जाएंगे फिलहाल चीजों को रोकने के लिए बहुत हद तक, इफ नॉट फुल प्रूफ? बिल्कुल ये निश्चित है। सर्टेनली ये दोनों कानून जो है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमारे फैसले जल्दी आएंगे जिन्होंने पहले अपराध किया है, और जो कानून बेहतर कानून है, कड़ा कानून है, उससे आगे के लिए अंकुश लगेगा। परंतु ये दोनों ही बातें इन प्रिंसिपल ये समझा जा रहा है कि बहुत हद तक इसको रोकने में कामयाब रहेंगी। डॉली शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि कांग्रेस की तरफ से अपनी बात कहेंगी, और मलूक नागर हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के, अभी वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन पहले मैं जरा रोहन गुप्ता जी से ये समझना चाहूंगा। रोहन गुप्ता जी, यहाँ जो आप देख रहे हैं संसद में खास तौर से विपक्ष की तरफ से रखे जाने वाले मुद्दों में इस पर्टिकुलर इश्यू को लेकर सार्थक चिंता कितनी है, और आपको क्या लग रहा है इसके साथ साथ और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी स्कोर सेटलिंग की कोशिशें कितनी है? दिनेश जी, अगर सार्थकता की बात होती तो इस बिल पे जो डिस्कशन की 2 दिन से बात चल रही, कब से विपक्ष उस पर डिस्कस कर रहा, राजनीति नहीं करते। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आपने सुना है कि जो छात्रों के साथ सरकार ने बात करके जो भी उनके मुद्दे थे वो सुलझा दिए। अब विपक्ष को लगा कि उनकी राजनीति के मुद्दे खत्म हो गए, तो अब संसद को किसी भी प्रकार से स्टॉल करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। अरे आपके दिल में सही में स्टूडेंट्स के लिए होता तो आप जो भी एंटर पेपर लीक बिल है उस पर तो डिस्कशन करते। और दिनेश जी, किसकी ज्यादा सरकार रही? आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की ज्यादा सरकार रही। क्यों आज तक वो ऐसा कोई भी एक लॉ नहीं लाया जो पेपर लीक के खिलाफ हो? क्यों जो भी माफिया की हिम्मत क्यों बढ़ी? आपका लॉ ही नहीं होगा तो आप इंप्लीमेंट क्या करेंगे? 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब एक हाई पावर कमिटी बनी जिसने क्लियरली रेकमेंड किया कि इमीडिएटली ये एंटी पेपर लीक लॉ लाना चाहिए। क्यों उनकी सरकार नहीं ले पाई? आपके 60-65 साल के पाप ये सरकार धो रही है। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जहां पे एक सिंसियरिटी से सरकार प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग लॉ लेके आए। इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल वो तो इच्छा शक्ति पे है सरकार की, और ये सरकार आप जानते हैं इच्छा शक्ति के मामले में इंप्लीमेंटेशन में कभी भी गोताई नहीं बरतती। तो जब एक लॉ लेके आया जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि नहीं हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, तो इसके डिस्कशन को बाधा उठ के आप क्या देश के सामने साबित कर रहे हैं? क्या ये राजनीति का मुद्दा है? अगर आपके लिए राजनीति का मुद्दा नहीं होता तो जंतर मंतर पे जब स्टूडेंट थे आपके नेता वहां पे जाके बैठते, तब तो थे नहीं यहाँ पे। अगर राजनीति का मुद्दा नहीं होता तो जब उन्होंने अपना जो भी लॉ अपनी डिमांड खत्म हो गई, उसके बाद में वो लोग भी समझ गए कि नहीं सरकार संवेदनशील है, हमको साथ में काम करना चाहिए। आप संसद में अपनी राजनीति नहीं करते, आपको लग गया कि अरे ये तो मुद्दा खत्म हो गया, हम रह गए, हमारी राजनीति रह गई। तो दिनेश जी, देश की जनता पूरा देखती है कि ये सरकार कितनी संवेदनशीलता से मुद्दे को आगे बढ़ाया। मोदी जी ने किस प्रकार से लॉन्ग टर्म रिफॉर्म के लिए हाई पावर कमिटी बनाई, किस प्रकार से लॉ को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और इंप्लीमेंटेशन भी करके दिखाएंगे। तो आज कंपैरिजन ही होगा कि 65 साल बनाम 12 साल किसने क्या किया और जनता तय करेगी। और संसद में जिस प्रकार का गतिरोध करके राजनीति का प्रयास कांग्रेस और अन्य विपक्षों के द्वारा किया जा रहा है, ये आज की समस्या नहीं है। रोहन जी, आपने कहा कि ये बहुत पुरानी समस्या है, और अगर ये पुरानी समस्या है तो इससे पहले जो टाइम मिला था कांग्रेस को, जब सरकार बनाने का जनादेश मिलता रहा, उन लोगों ने क्या प्रभावी कदम उठाए थे इसके खिलाफ? और दूसरे, आपने ये कहा कि बाकी स्टेक होल्डर्स जब कहीं सेटिएटेड और सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं तो कांग्रेस को यह डर लग रहा है कि कहीं ये मुद्दा और ये राजनीति करने का जो उनको टूल मिला हुआ है वो समाप्त ना हो जाए, इसीलिए उसकी छटपटाहट दिखाई दे रही है। और ये छटपटाहट राजनीति के तौर पर दिखाई दे रही है
सदन के अंदर भी। डॉली शर्मा कांग्रेस जी, के समय पे 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। आइए जवाब ले 150 लीजिए इन पेपर दोनों का। लीक डॉली शर्मा जी, 2004 से 2014। राइट। देखिए जी, मैं एक बात कहूंगी यहाँ पे दिनेश जी, कि ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने उस वक्त तक बच्चों को लाचार छोड़ा, उनको लाठियों से पीटा, गोलियां मारी। ये वो लोग बोल रहे हैं कि ये बच्चों के हित में बात कर रहे हैं। अगर देश का बच्चा सड़कों पर ना आया होता ना, और अगर राहुल गांधी जी इनके घर के बाहर ना बैठे होते प्रधानमंत्री जी के, और उन लगातार बच्चों की लड़ाई उन्होंने ना लड़ी होती, तो आज ये ना हो रहा होता। और रही बात फास्ट ट्रैक कोर्ट की, नए नियमों की, आपको पता चला होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में कल क्या हुआ है, सुनवाई नहीं हुई। और ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमने महिला बिलों के टाइम पे बलात्कारों के केसेस में बहुत देखी हैं, जिनमें लगातार वो डिसीजंस पेंडिंग होते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी का वो कुशासन देखा है जहां बलात्कारियों को हार पहनाए जाते हैं। कल धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत ऐसे हो रहा था, 20 बच्चों की लाशों पर, 20 बच्चों की आत्महत्या पर आप उस मंत्री का इस्तीफा ले रहे हैं। कौन लाया एनटीए? किसने बनाया एनटीए? कहां से आया एनटीए? और लगातार पेपर लीक एक एनजीओ को आपने देश का पेपर पूरा का पूरा सिस्टम हाथ में दे दिया, और वो लगातार जब आप ये कह रहे हैं तो इनफैक्ट और उसके बाद कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। आपकी बातों को इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का एक और नजरिया जो प्रियंका गांधी के जरिए सामने आया सदन में, वो भी जरा मैं यहां रख दूं, फिर आपके पास आता हूं। संसद में प्रियंका गांधी का पीएम पर हमला देखने को मिला। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से काम नहीं चलेगा, उन्होंने कहा। वीडियो बनाने से जेन ज़ी का भरोसा नहीं जीत पाएंगे। पीएम कैमरे का नहीं, दिल का एंगल बदलें, प्रियंका गांधी ने कहा। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन ज़ी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। विपक्ष जो कह रहा है, कर रहा है, ये विपक्ष का अधिकार है ये, और जाहिर है उसका जवाब देने का अधिकार सरकार का है। लेकिन डॉली शर्मा जी, एक बात मैं पूछना चाहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है कि ये मुद्दा गंभीर है, इसको लेकर कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जो आने वाले दिनों में छात्रों को अश्योर कर सके कि अब सिस्टम ऐसा काम कर रहा है कि उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। ये लेकिन सेलेक्टिव क्यों है कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को देखे जाने का मामला, जो कि कहा भी गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पेपर लीक के संदर्भ में ये रवैया क्यों नहीं होता, ये नजरिया क्यों नहीं होता, ये कठोरता क्यों नहीं होती, बातों में भी ये तल्खी क्यों नहीं होती? दिनेश जी, सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं, बड़ी शर्म की बात है कि 13 साल से ये सत्ता में है और हर चीज का ठीकरा ये कांग्रेस के सर पे फोड़ना चाहते हैं। नहीं, वो तो ये पूछ रहे हैं कि जहां आपकी सरकार रही है, मुझे अभी राजस्थान की बात कर लीजिए। प्रियंका जी ने वहीं पर अशोक गहलोत जी को एक तरीके से डिफेंड करने का काम किया था। मैं दिनेश जी, अगर आप मुझे बीच में रोकते रहेंगे ना, मैंने सिर्फ उसमें कुछ ऐड किया है। आप अपनी बात कहिए ना, उसके सापेक्ष कहिए। आपने क्वेश्चन रिपीट किया, मेरा नेक्स्ट आंसर वही था। मुझे अनइंटरप्टेड एक मिनट बोलिए। आपने राजस्थान की बात की, हम सरकार में नहीं है, लेकिन जिस समय हम सरकार में थे उस समय सचिन पायलट जी ने खुद बोला कि हमारी सरकार में ऐसा हो रहा है। इनकी सरकार में कोई बोल सकता है क्या? बोल सकता है कोई नहीं बोलेगा। ये निकाल के पार्टी से बाहर फेंक देंगे अगर कोई बोल पड़ा। इनकी पार्टी में तो लोकतंत्र ही नहीं है। हम देश के बच्चों के साथ थे, हैं, रहेंगे। और अगर केंद्र में ये लोग हैं और कोई ऐसा कानून ला रहे हैं, कल ये बोल रहे थे रोहन गुप्ता जी, मैं बस यहाँ एक बात बोलना चाहती हूँ। अगर नेता विपक्ष प्रतिपक्ष
कल नहीं बोलते तो किस तरीके से बिहार के बच्चों को जेलों में ठूस दिया जा रहा था, हॉस्टल से निकाल कर दिल्ली में क्या करा जा रहा था, पूरे देश में क्या किया जा रहा था। नेता विपक्ष ने जब ट्वीट किया उसके थोड़ी देर बाद उस सिपाही को आपने सस्पेंड किया। ये उनका काम है और वो देश के बच्चों के लिए अगले 30 सेकंड रोहन गुप्ता जी आपके, उसके बाद मैं फौरन सुनील साजन जी के पास जाने वाला हूँ। जी और आता हूँ डॉली जी, अब एक बार बड़े बड़े दुख की बात है कि जो सचिन पायलट की बात कर रहे हैं उनके साथ क्या हश्र हुआ, कैसे उनका फोन रिकॉर्डिंग हुआ, पूरे देश को मालूम है। और बीडी कल्ला थे एजुकेशन मिनिस्टर, 17 पेपर लीक हुए, मुझे बताइए क्या हुआ उनके खिलाफ। और कांग्रेस के कई लोग पाए गए थे और आप यहाँ पे आके रेजिग्नेशन मांग दी। फिर भी हमने तो नैतिकता दिखाई, आप दिखाइए। और कब तक आप क्रेडिट की गेम लेती रहेंगे? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपके बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। आप बौखला रही हैं। आप ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप बोल रही थी बाकी सब सुन रहे थे, अभी आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। डॉली जी प्लीज, डॉली जी प्लीज। आप ये मैं ऐसे भी डिबेट कर सकता हूँ, पर आप महिला है, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आपका रिस्पेक्ट करूं, प्लीज मुझे बोलने दें। मैं वापस यही कहूंगा, देखिए क्रेडिट चोरी की अब हद देखिए। जब छात्र यहाँ पे बात कर रहे थे सरकार से, 25 दिन तक एक भी कांग्रेस के नेता को समय नहीं मिला जंतर मंतर जाने का, वो वेकेशन पे घूम रहे थे। जब लगा कि नहीं छात्रों की जो है मांग आगे बढ़ रही है, हम क्रेडिट में पीछे ना छुड़ा, पैरेलल मोर्चा खोल दिया, तुम प्रधानमंत्री जी के घर पे जाके बैठ गए, फिर वापस डिमांड करी, छात्रों की डिमांड मांग ली। कांग्रेस पार्टी आती है, देखिए अभी तो एक डिमांड, अरे भैया आपकी तो डिमांड ही नहीं थी, आप तो डिमांड में ही नहीं है, जनता आपको नहीं मानती है। अब वापस कल का भी क्रेडिट, कल सीजेपी पार्टी के जो भी प्रवक्ता उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी बात चल रही है, हमारी डिमांड है कि जो भी केसेस है उसको हटा लिए, उसके नहीं। लेकिन रोहन गुप्ता जी एक बात बताइए, क्रेडिट लेने आ गए। रोहन गुप्ता जी मान लीजिए कि एक आंदोलन नहीं आंदोलन मान लीजिए या धरना प्रदर्शन अगर मान लीजिए कांग्रेस की भी तरफ से चलाया जाता है, तो क्या ये वो उनकी अनाधिकार चेष्टा है? वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कुछ कर रहे हैं क्या? नंबर एक। नंबर दो, अगर मान लीजिए दूसरी जगहों पर कहीं पेपर लीक के जिसके रेफरेंसेस दिए जाते हैं कि ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जगहों पर भी हुआ है, सबको मिलकर साथ में काम करना चाहिए, तो उस समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी क्या है केंद्र सरकार में रहते हुए और ज्यादातर राज्यों में सरकार चलाते हुए खुद की या सहयोगियों की। बिल्कुल दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही बात करी। बिल्कुल कांग्रेस कर सकती है, पर वही कांग्रेस पार्टी अगर 25 दिन तक जंतर मंतर में एक बार भी नहीं जाती, उनके कोई नेता नहीं जाते हैं, और फिर जो छात्रों ने जो भी मेहनत की, उनके जो डिमांड मानेंगे, उसका क्रेडिट लेना क्या आपको सही लगता है दिनेश जी? जनता कैसे भरोसा करेगी? अब जरा अखिलेश जी की बाइट लगाइएगा। अखिलेश जी ने सदन में जो कहा है, मैं सुनील साजन जी के पास जाने वाला हूँ। हाँ, तब तक अपनी बात पूरी कर लीजिए आप रोहन जी। दिनेश जी वापस मैं कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही करा, सरकार की जिम्मेदारी है, इसीलिए इमीडिएटली रीनीट करा के 2 लाख छात्रों के भविष्य सुरक्षित किया गया, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई, इसीलिए नया लॉ लाया गया, इसीलिए हाई पावर कमेटी। ये सब दूसरा कब से चल रहा है दिनेश जी? हम ठीक है, आता हूँ, आप दोनों के पास आता हूँ। मलूक नागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हुए जरा पहले ये दिखाता हूँ आज अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर क्या कहा। उन्होंने कहा प्रधान का इस्तीफा कराकर प्रधानमंत्री को बचाया गया। सुनिए। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। सुनील साजन जी, सवाल यह भी है कि विपक्ष कहीं पर यह कहेगा कि यह कहा गया, चलिए किसी भी तरीके से यह काम हुआ, यह किया गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर छात्र चाह रहे थे और ये एक भावना थी कि उनको सांकेतिक, क्योंकि वो चेहरा हैं इस मामले में, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, मुखिया के तौर पर देखे जा रहे हैं, तो उनको हटना चाहिए। अगर ये कहा जा रहा था, सरकार ने आखिरकार कर दिया, तो कहीं तो सरकार को आपको ये कहना पड़ेगा कि ठीक है, देर आयत दुरुस्त आयत। अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि प्रधानमंत्री को बचाना था। सुनील साजन जी। देखिए दिनेश जी, देश की संसद में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो देश का सच है वही बोला है, और हमें खुशी है कि जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही कि विपक्ष क्रेडिट ले रहा है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो इस्तीफे से पहले सदन में कहा था कि ये लड़ाई समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, देश के करोड़ों नौजवानों की लड़ाई है, और उन नौजवानों के सामने एक अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा है।
जहां तक बात है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के प्रधानमंत्री को बचा लिया, तो ये बात तो ये है ना कि हर क्षेत्र के जो इनके सांसद हैं उन पर नौजवानों का, उनके माँ बाप का, उनके परिजनों का इतना दबाव था कि अगर ये इस्तीफा नहीं लेते तो वो दूसरा रास्ता इनके सांसद ढूंढने लगते, तो प्रधानमंत्री जी कैसे प्रधानमंत्री रहते। तो सवाल आज एक कड़े कानून का है कि भाई बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कड़ा कानून लेकर के आ रही। कड़ा कानून तो आप 2024 में भी लाए थे। कानून के साथ साथ आपकी नियति कैसी है, क्योंकि बीजेपी के लोगों की नियति ठीक नहीं है। एजुकेशन सेक्टर में आप आरएसएस के लोगों को भर देना चाहते हैं, उसकी योग्यता है नहीं है, वो बौद्धिक है नहीं है, लेकिन अगर वो आरएसएस का आदमी है तो प्रोफेसर हो सकता है, वीसी हो सकता है। और हम उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं, पूरे देश का तो आंकड़े हमारे पास नहीं है दिनेश जी। उत्तर प्रदेश में एक एक महाविद्यालय में और लगभग सारे विश्वविद्यालय में जो वीसी, वाइस चांसलर और इनके प्रोफेसर बनाए गए हैं वो केवल आरएसएस के लोग बनाए गए हैं। और हम दावे के साथ आपके कार्यक्रम में एक बात कह रहे हैं, इस देश में जहां लूट ना हो रही हो वहां आरएसएस के लोगों को रख दो, लूट हो जाएगी। मंदिर में लूट नहीं हो रही थी, बीजेपी ने आरएसएस के लोगों को रखा, मंदिर लूट गया। पेपर की लूट नहीं हो रही थी, आरएसएस के लोगों को रखा, पेपर लूट गया। इनसे जमीन लुटवा लो, जंगल लुटवा लो, जो चाहो सो लुटवा कहा उसी पर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है। अगर मान लीजिए केस इन पॉइंट हैं कहीं तो उनको उठाकर चिन्हित किया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब इसको लेकर सदन में गृहमंत्री भी इस बारे में एक बार ये कह चुके हैं कि भाई अगर आप इस तरह से कहेंगे, आप कहेंगे कि पूरे इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक्स को खत्म किया जा रहा है कि वहां आरएसएस के लोग बिठा दिए गए, तो आरएसएस का तो प्रधानमंत्री भी है, आरएसएस का तो गृहमंत्री भी है, आरएसएस की तो एक तरीके से सरकार भी समझी जा सकती है। और आरएसएस का होना कोई क्या इस बारे में ठप्पा है, क्या कोई ये इलेजिटिमेट संस्था है, क्या इनके बारे में ये स्थापित है कानूनन भी कि ये लोग ठीक लोग नहीं? और अगर ऐसा है तो उसको लेकर विधि सम्मत, कानून सम्मत जो कदम उठाए जाने चाहिए वो होना चाहिए। देखिए दिनेश जी, आपने हमारी ही बात को आगे बढ़ा दिया। मैंने तो आधी बात कही थी कि आरएसएस के लोग जहां जहां हैं, सरकार में अगर आरएसएस के लोग बैठे हैं तो देश लुट नहीं रहा क्या? देश बिक नहीं रहा क्या? इनको जहां आप बिठा देंगे, इनका काम ही है राष्ट्र के खिलाफ काम करना, नफरत फैलाना, झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना और आपस में झगड़ा कराना। भाई इसी के तो स्पेशलिस्ट हैं वो लोग। आजादी की लड़ाई से लेकर के अब तक देख लीजिए, हम तो इतिहास ही बता सकते हैं। तो आपके जिस तरीके से काम रहे हैं, काम के आधार पे ही तय हो सकता है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप सुनील साजन जी, लेकिन आप लोग लगातार ये कहते रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार ये कहती रही है। इनफैक्ट इससे जो अभी 24 में चुनाव हुए उस दौरान रन अप टू इलेक्शंस में भी ये बातें कही गई। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक भी हाथ में लेकर कहा गया, ये कहा गया कि देखिए इसको खतरा है। उसके बावजूद ये पब्लिक मैंडेट क्यों 1, 2, 3 लगातार आता जा रहा है, ये भी एक बात है जो सोचनी पड़ेगी ना। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, प्रक्रियात्मक रूप से जो प्रक्रिया हमने तय की, जिसको अंगीकार किया, उसके हिसाब से कौन जाएगा और सरकार बनाकर जनता की नुमाइंदगी करेगा, ये तो हम ही ने तय किया ना। तो ये जो चीजें हैं जिनको हम कहा सुनी में रखते हैं, उसके इतर सब्सटेंटिव रूप से जो हो सकता है उसको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें मलूक नागर जी को लेके आऊंगा। मलूक नागर जी, मतलब क्या चहुओर बस लूट चल रही है? ये तो सोचने की बात है, कोई कैसे देखता है, कोई कैसे देखता है। और जो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है उसमें अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे ये लोग? आपकी बात का जवाब है। डॉली शर्मा हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, बेटी की तरह हैं। उन्होंने सचिन पायलट वाली बात सही कही है। सचिन पायलट साहब ने बात कही थी पर सचिन पायलट साहब का चेहरा सामने रख करके कांग्रेस ने धोखा दिया और उनको उप मुख्यमंत्री के बजाय जो 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनना था ये बात सामने है। लेकिन मलूक नागर जी, एक बात बताइए, इस तरीके का विरोध, चलिए खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर से मान लीजिए कोई आकर सामने नहीं कह सकता था कि नहीं इस बारे में तो प्रधान जी को जाना चाहिए, लेकिन क्या सहयोगी दलों की तरफ से कोई आकर सामने कह सकता था कि देखिए इसमें सबसे पहले तो जो सिंबल हैं उनके संदर्भ में फैसला लीजिए?
दिनेश गौतम साहब, आप सीनियर हैं और बड़े नामचीन पत्रकार हैं, बड़ा नाम आपका ढंग से लिया जाता है, बहुत तेज तर्रार और इंटेलिजेंट और बहुत प्रतिष्ठा है आपकी। ये है सर, आपके जब टेलीविजन पे सारे मुझे बोलने दो गौतम जी, बोलने दो प्लीज। जब आपके टेलीविजन के शो आपके चीफ डिसाइड करते हैं कौन सा कब होगा, तो क्या पब्लिकली कहा जाता है वो? हम जयंत जी ने अंदर क्या कहा, प्रधानमंत्री जी से क्या बात हुई, आपस में क्या बात हुई है, वो टेलीविजन पे बताई जाएगी क्या वो? हाँ, आज दो वजह से ऐतिहासिक दिन है। एक तो ये कि जो दशकों से एक माफियागिरी चली आ रही थी और जो सबसे ज्यादा लंबे समय कांग्रेस के कार्यकाल में रही, एनडीए के कार्यकाल में भी रही, तो उसका बिल्कुल नकेल डाली जा रही है। और 28 जुलाई 1979 को ही इस देश में किसानों के देवता, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। कांग्रेस ने उनको भी धोखा दिया क्योंकि पिछड़े समाज से थे, किसान समाज से थे। तो दूसरा, आज मैं कह रहा हूं कि मान लो ये जो कल सदन नहीं चलने दिया, तो पार्लियामेंट के प्रोविजंस अलग अलग होते हैं। 11 से 12 प्रश्न आवर है, फिर 12 से 1 जीरो आवर है, फिर एक 577 का प्रोविजन है, उसमें पढ़ा जाता, बोला नहीं जाता। तो 193 की चर्चा, तो 193 की चर्चा पे कुछ भी बोल सकते थे। पुलिस के खिलाफ गोली चली, AK-47 चली, और वो संसद की एक देश के संविधान के अनुसार एक व्यवस्था है कि उस पर एजेंसीज को संज्ञान लेना पड़ेगा। तो बाहर बवाल कर रहे हैं, सदन चलने नहीं दे रहे। तो क्या चाहते हैं? सख्त कानून ना आए जैन जी के बारे में, नौजवानों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में? क्या चाहते थे ये लोग? मलूक जी, मैं ये सवाल लेकर आपका जा रहा हूं कि क्या आप नहीं चाहते कि कोई कठोर कानून आए, लेकिन एक बात आप ये भी देखिए, जब आप ये कह रहे हैं कि सहयोगी दल अंदर रहते हुए प्रधानमंत्री जी से क्या डिस्कस कर रहे होंगे, ये अंदर की बातें हैं, इसको सार्वजनिक किया जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन इससे ये तय नहीं हो जाता कि हमारी चिंताएं इस मुद्दे को लेकर कम हैं। वहां पर आपको इस बात को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि कांग्रेस में ही रहते हुए सचिन पायलट को कम से कम ये जरूरी लगा कि अगर इसके लिए सार्वजनिक रूप से भी सामने आकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठानी आवश्यक है तो मैं ये करूंगा। ये भी आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उनको मुद्दे का कंसर्न किसी दूसरी मर्यादा से ज्यादा बड़ा लगा। लेकिन मलूक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आपका सवाल पहले लेकर जाना चाहता हूं। रोहन जी, क्या इस मुद्दे पर आप भी आता हूं एक लाइन गौतम साहब, अच्छा, गौतम साहब, नहीं, एक लाइन इसमें पूरी करने दो। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नौजवानों के लिए, स्टूडेंट के लिए, जैन जी के लिए बहुत प्यार करते हैं। छोटी छोटी रील बना के 2-3 दिन में तालमेल बैठाया और अपने मंत्री से इस्तीफा लिया। और ऐसी स्थिति में इस देश के जैन जी आराम से समापन करके चले गए, तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसकी साथी पार्टियां क्या केवल हंगामा कराना चाहते थे? बीच में जो दूसरे लोग अपराधी प्रवृत्ति के जिनकी हिस्ट्री सामने आ रही है, उनको आग लगवा के दिल्ली में क्या ये नेपाल और श्रीलंका बनाना चाहते थे? ये सत्ता के लालची न जैन जी स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं, ये केवल सत्ता में पाने के लिए सारा पीछे से अंदर से जो इनके बस की नहीं था वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी लोग जो इसमें शामिल थे, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इसमें राष्ट्र विरोधी लोग जो शामिल थे उनके खिलाफ भी सरकार ने यह हामी भर दी कि हाँ ठीक है, इनसे केसेस हटाए जाएंगे। तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है फिर। नहीं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो और आप मेरी सोच के मेरे प्रवक्ता क्यों बन रहे हो? मेरी बात सुन लो। नहीं, हम ये कह रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी विवेचना करके ये बात कही ना। नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। ये मेरा सवाल है, मेरी जवान है, मेरे स्टेटमेंट है। इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है और जो जांच चल रही है, उन दोनों का समावेश करके कानूनी प्रक्रिया अपना करके जो दूसरे देश के लिए देश को कमजोर करना चाहते थे, उस पे आने वाले समय में फैसला उसका लिया जाएगा। यहाँ पैरेलली किसकी आवाज आ रही है थोड़ा देखना पड़ेगा, कोई ऑडियो लीक हो रहा है। लेकिन मैं सुनील साजन जी के पास जाऊंगा। जब आप ये बातें कह रहे थे मलूक नागर जी, सुनील साजन जी का सिर में हिलता हुआ दिख रहा था, वो आपकी बातों से सहमत नहीं थे। किस एक पॉइंट पर आपको लग रहा है मलूक जी ठीक नहीं कह रहे हैं सुनील साजन जी? एक बात मुझे लग रहा है, मलूक नागर जी बहुत बुद्धिजीवी हैं, सम्मान करते हैं। मलूक जी प्लीज। सुनील जी, देखिए, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं। ये बहुत बुद्धिजीवी हैं, संसद में रहे हैं, बहुत सवाल लगाते थे। इधर इनका सिलेबस बदल गया है। ये बीजेपी के साथ चले गए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये भी बात करने लगे।
अरे हम जानना चाहते हैं कि अगर सबसे ज्यादा, हमारे नेता ने आज कहा है, सबसे ज्यादा प्राथमिक विद्यालय अगर सरकार ने बंद किए तो प्राथमिक विद्यालय में किन के बच्चे पढ़ने जाते हैं? गरीब के, किसान के, मजदूर के, पिछड़े के, दलित के, हमारे आपके परिवार के। तो उन्हीं के खिलाफ तो आरएसएस और बीजेपी साजिश कर रही है। यही बात तो हम मलूक नागर जी को लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने ही दुश्मनों के साथ रह करके उनको ताकत दे रहे हैं। उनके खिलाफ आवाज उठाइए अगर पीढ़ियों को बचाना है, पिछड़े, दलित, गरीब, किसान के नौजवानों के भविष्य को बचाना है तो भाजपा ही हटाना पड़ेगा। तो आपका सिलेबस बदल गया है कहा जा रहा है, मलूक नागर जी, सुनील साजन जी कह रहे हैं। लेकिन एक खबर मैं पहले एक और इनपुट दे दूं आप लोगों के पास, फिर चर्चा के लिए आता हूं। तेजस्वी सूर्या का कांग्रेस पर हमला, 2010 में बिल क्यों नहीं पास करा पाए? तेजस्वी सूर्या ने कहा 2010 में पेपर लीक बिल यूपीए लेकर आई थी कांग्रेस, बताए कि उसने ये बिल क्यों नहीं पास कराया। अगर 2010 में पेपर लीक बिल कांग्रेस पास करा देती तो आज बच्चे इस तरह से परेशान नहीं हो रहे होते। प्रियंका जी अभी तक बहुत विस्तार में बात की। आई वॉन्ट टू आस्क हर, इन 2010 यूपीए गवर्नमेंट had introduced a similar bill, prevention of malpractices bill. To take your seat. Why did you not pass the bill? Why did that bill fail? Just take your seat. If at all you were so concerned about the future of young people, in 2010 you should have passed this bill so that the last 30 years these paper leaks would not have taken place. Adhyaksh ji, in 75 years of India's independent history, और सुप्रिया सुले ने इस बारे में क्या कहा वो भी देखिए। लोकसभा में सुप्रिया सुले बोली, 20 जुलाई को पैलेट गन की आवाज संसद तक आ रही थी, संसद कैंटीन में हमने आवाजें सुनी। सुप्रिया सुले ने कहा हमने आंसू गैस के गोले की आवाजें भी सुनी थी। People on Jantar Mandar, sir, I was sitting in the Lok Sabha canteen, house was not functional. You also missed it. We've all heard the loud sounds outside. किसकी आवाज थी वो? टेयर गैस की आवाज थी, पता नहीं पिलेट्स चल रहे थे सर। हम डरे नहीं क्योंकि हम इस सिक्योर वातावरण में बैठे। बस उस माँ के बारे में आप सोचिए जिसका बच्चा उस जंतर मंतर थे, उस माँ पे क्या गुजर रही होती। वी आर सिटिंग इन दिस वेरी वीआईपी एरिया विद सो मेनी पुलिस। कोई दरवाजा पार्लियामेंट का बंद कर रहा है, कोई इतने सारे पुलिस है, हम तो सिक्योर है ना। आपके बच्चे चिंता में, ना मेरे बच्चे चिंता है। बस उस माँ बाप का सोचिए जिनके बच्चों का करियर है। सर मैं भी एक माँ हूँ, जब रिजल्ट आता है ना एक दिन पहले नींद नहीं आती। अभी मेरे तो बच्चे बड़े हो गए। और अगली इस वक्त की अहम खबर आपको बता दूं, स्पीकर ओम बिरला से मिले प्रहलाद जोशी। प्रियंका की टिप्पणी के बाद उनकी मुलाकात हुई है प्रहलाद जोशी के ऊपर। उन्होंने निजी टिप्पणियां भी की थीं और इसको लेकर ओम बिरला से मिले हैं प्रहलाद जोशी। अब वहां मिलकर उन्होंने क्या कहा है, इसका किस तरीके से संज्ञान लिया जाता है और आने वाले दिनों में सदन में क्या होता है इसको लेकर, इसको देखना होगा। लेकिन अब समग्रता में इस पर सब पर भी मैं रिएक्शंस लेने के लिए जाना चाहता हूं। डॉली शर्मा जी, आपके पास पहले ये 2010 में बिल पास क्यों नहीं हुआ? आपका माइक म्यूट है मैम, आपने म्यूट कर दिया था शायद, अनम्यूट कीजिए पहले जी। मैं बस एक बात कहना चाहूंगी, और जिससे मेरे नेता भी हमेशा कहते हैं, वो जिम्मेदारी लेना जानते हैं। इन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए थे, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आ गई मोदी सरकार, देश ने पूरा मैंडेट दे दिया, 1 बार 2 बार 3 बार। आपने क्यों नहीं आप कर पा रहे हो? आप कब तक पास्ट टेंस में रहोगे, प्रेजेंट में नहीं आओगे? तो आपकी बातों को 2 हिस्सों में देखकर मैं फिर ये सवाल लेकर जा रहा हूं। आपने कहा कि आपके नेता जिम्मेदारी लेते हैं, मतलब आप इस बात की जिम्मेदारी लेती हैं कि उस समय जो किया जाना चाहिए था उसमें गुंजाइश रह गई, कमी रह गई। आप मुझे एक बात सीधी और साफ बता। और दूसरी बात आप ये कह रही हैं कि उसके बाद अगर जनता ने आपको रिपीट मैंडेट इतने बार दे दिया तो फिर वो पुराने रेफरेंसेस में क्यों जाना, यही कह रही है ना आप समग्रता में? दिनेश जी, आप मुझे एक बात बता दीजिए, राहुल गांधी सीबीएसई के बच्चों से भी मिले, नीट के बच्चों से भी मिले, पार्लियामेंट में उन्होंने नीट के बार-बार मुद्दे उठाए और लगातार उन्होंने देश की जनता। मैम वो बात नहीं, मैं तो जो मुद्दा है केस इन पॉइंट आपने जो कहा उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। आपने 2 हिस्सों में बात कही, आपने कहा हमारे नेता जिम्मेदारी लेना जानते हैं, तो आप ये कह रही हैं कि हाँ उस दौरान कांग्रेस के जब रिजीम्स थे तब जो किया जाना चाहिए था उसमें शायद कमी रह गई।
और दूसरा ये कि बाद में जो मैंडेट मिला भारतीय जनता पार्टी को, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, ये दो चीजें कही है ना आपने, क्या किया? 3 बार मैंडेट मिला। ठीक है, अब इसको लेकर रोहन जी के पास जाता हूं। रोहन जी, योर टर्न। देखिए बिल्कुल दिनेश जी, आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि क्यों उनका ये हाल हुआ और 65 साल के जो पाप किए आज उसका स्वीकार किया। अच्छी बात है, होना चाहिए डिबेट में ईमानदारी से। मैं उनको वापस याद दिला दूं, 2010 में द प्रिवेंशन ऑफ इंटरफेरेंस विद पब्लिक एग्जामिनेशन बिल, लेकिन ये इनिशिएट करने के बाद का अगला हिस्सा भी तो देखिए रोहन जी, वो ये भी तो कह रही हैं कि अगर हमको हटाया गया तो जनता को शायद लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ करेगी। आप लोगों ने क्या किया? उसी का जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। आज उनके जो पाप हैं, 65 साल के पाप हम 12 साल में धो रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी देख लीजिए क्या है उसमें। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारी एग्जाम हम ऑनलाइन देंगे। उनके राज में 150 पेपर लीक हुए, एक भी अकाउंटेबिलिटी दिखाई है। 3 उनके शिक्षा मंत्री चेंज हुए, एक ने भी रेजिग्नेशन दिया नहीं दिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो, स्किल्ड पॉलिसी की बात हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन की बात हो, मैं लेकिन इसके एक दूसरे हिस्से पे जाऊंगा। सुप्रिया सुले जी ने जो कहा उस पर मैं मलूक नागर जी की टिप्पणी और फिर कंक्लूसिव रिमार्क लूंगा रणबीर सिंह जी से। मलूक नागर जी, ये छात्रों के साथ इस मामले को हैंडल जिस तरीके से किया गया उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहता हूं। और क्या उस मुद्दे को लेकर भी आपने सहयोगी दल के तौर पर अंदर खाने एनडीए के कैंप में भीतर अपनी बात रखी? क्या आप लोग इसको लेकर फिक्रमंद थे कि इस तरह से डीलिंग नहीं की जानी चाहिए थी छात्रों के साथ? इसमें जहाँ तक हमारी बात है, देश के नेशनल टेलीविज़न पे जिस तरह हमने बात रखी थी वो प्रूफ है कि हम किस तरह सोचते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके की वीडियो डाली वो प्रूफ है किस तरह सोचते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष ने जो उकसाने की कोशिश करी, ईगो प्रॉब्लम की कोशिश करी, लोगों से अब्यूज कराई, उसके बाद भी तालमेल बैठा के मंत्री का इस्तीफा लेके माना जिस तरह बच्चों को मानते हैं। और जो बात हैंडल करने की है, ये बात तो बिल्कुल एकदम सच है कि अगर इतने बड़े साजन जी ने कहा इस तरह के लोग आ जाएंगे जो चाहते थे कि जो गड़बड़ हो, जो नहीं जो काम की बात कहने दो, इसके बीच में मत रखो। जो कुछ लोग ऐसे घुस गए थे जो ये चाहते थे कि कुछ भी हो जाए, मान लो कोई पुलिस वाले के कहीं ऐसी जगह लगी, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया और उसने गलत करा कहीं, तो हम उसके पक्षधर नहीं हैं। मैं चलने के पहले 10 सेकंड में रणबीर सिंह, आप अपनी बात कह दिए सर, बिल्कुल टाइम नहीं है। रणबीर सिंह जी, के लोग आगे खराब माहौल कर रहे थे। बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, केवल 10 सेकंड है हमारे पास जी। हाँ, मेरा ये कहना है सर, देखिए मैं तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं और बच्चों के व्यवस्था में काम किया 22 साल। हाँ। मेरा ये मानना है कि जितनी मर्जी बहस करे, जितनी मर्जी बात हो, वो ठीक है अपनी जगह। पहले तो हमारा जो जितना सिस्टम है उस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो डिपार्टमेंट में काम करें, रेगुलर पोस्टों पे काम करें। ऑलरेडी 40 सेकंड ज्यादा हो चुका हूं। आप ये कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स हैं क्या उनको भी फुल्ली वैसा इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या उनके जो प्रोविजंस हैं उनके तहत भी वो काम किए जा रहे हैं, या उसमें भी पहले गुंजाइश रह गई है और नए प्रोविजंस तो अभी आगे आने वाले हैं?